हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम पर। दोस्तों, आज हमारा स्टेटमेंट और जो कोर्स ऑफ एक्शन वाला जो ये सीरीज चल रही है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इसका आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। इसकी पहली क्लास हम पहले कल कर चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें आप इसका पार्ट फर्स्ट का लिंक भेजा हुआ है, ठीक है। आप वहां से जाकर पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए, ठीक है। तो सीधे आज शुरू करते हैं जल्दी ही अपनी क्लास को, जो हमारा पार्ट टू है, ठीक है। तो हम सीधे आपके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हमने आपको समझा दिया था कि आप कैसे आप लोगों ने इसको इसमें क्या करना है, टैकल करना है, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है कि मतलब आपको कोई अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप उस पर किस प्रकार का एक्शन लेंगे, आपके थॉट उस पर क्या होंगे, ठीक है। तो आपने वही देखना, जो स्ट्रांग वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो आगे जो SBI PO मेंस का पेपर है उसके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सीधे आप क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए आप जरा 1 मिनट में से, ठीक है। यहाँ कह रहा है, देयर इज नो मोटिवेशन अमंग टूडेज जनरेशन टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस ओविंग टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स टू रिस्कीज एरिया, ठीक है। परहैप्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ द गुड साइड ऑफ इट। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारे आज की जो जनरेशन है, ठीक है, आज की जनरेशन है जो, ठीक है, आज की जनरेशन है, आर्म फोर्स को फ्रीक्वेंट ज्वाइन द आर्म फोर्स ओइंग टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर टू रिस्की एरिया। कि मतलब जो आज की जो हमारी जनरेशन है वो जो हमारी ये सशस्त्र जो बल होते हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्स होते हैं, उनमें जो जोखिम भरे हुए क्षेत्रों में क्या है, जो जहाँ रहते हैं उनके स्थानांतर क्या करते हैं, बार बार उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ हिंदी में पढ़ लीजिए कि सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आज की पीढ़ी के बीच कोई प्रेरणा नहीं है, ठीक है। मतलब कि वो उनके ऐसा कोई प्रेरणा या नहीं है कि वो क्या ज्वाइन करें, कि हम कैसे आर्म फोर्स को ज्वाइन करें या क्यों ज्वाइन करें, ठीक है। और वो क्या करते हैं, इसके जो डर का कारण है कि वो आर्म फोर्स को जो है ज्वाइन नहीं करते, उसका कारण क्या है, उनका उसके कारण क्या है कि जो जोखिम भरे क्षेत्र हैं उनमें लगातार स्थानांतरण के कारण, मतलब जो वो कहते हैं कि जो रिस्कीज एरिया है वहां उनके क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, रिस्कीज एरिया में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस डर के कारण उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको क्या नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता, और वो क्या करते हैं, आर्म फोर्स को ही ज्वाइन नहीं करते। लिखा हुआ है, परहैप्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ द गुड साइड ऑफ इट। लेकिन उन्हें शायद इसके जो अच्छा वाला गुड साइड है उसका उसको क्या नहीं है, पता नहीं है, उसके बारे में क्या नहीं है, वो अवेयर नहीं है। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो ध्यान से सुनिए क्या कहना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है कि जो हमारी आज की जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी के लोग हैं, ठीक है, वो सशस्त्र जो हमारे आर्म फोर्स होते हैं उसमें ज्वाइन करने के लिए उनमें कोई मोटिवेशन नहीं होता है। और इसका डर का कारण क्या है, वो डरते हैं आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए। और डर का कारण क्या है, डर का कारण ये है कि जो रिस्की एरिया है वहां क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वहां हमारा ट्रांसफर होगा, रिस्की एरिया, ठीक है। वहां क्या होता है, जान का खतरा होता है और वहां जीवन जीना कठिन होता है, इसी कारण वो क्या करते हैं, डरते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वो वहां जो है जो हमारी आर्म फोर्स है उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में एक और बात कर रहा है, लेकिन शायद उन्हें इन्हें अच्छे पक्ष के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब कि वो इसके जो अच्छे जो गुड साइड है उसके बारे में क्या नहीं है, अवेयर नहीं है। अब आपको इसके उसमें एक्शन बताना है कि इस पे क्या एक्शन हो सकता है, कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे ये जो आज की यूथ है वो जो है इसको ज्वाइन करे, ठीक है। तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन में जिसने पहला पॉइंट दिया है वो कह रहा है, शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द हाई स्कूल लेवल टू गिव स्टूडेंट अ पीक इनटू एडवेंचरस लाइफ ऑफ द फोर्सेस एंड प्रोवाइड अ मोर रियलाइज्ड जॉब प्रीव्यू। कि मतलब जो हमारा हाई स्कूल का लेवल होता है, जब स्टूडेंट होते हैं और हाई स्कूल का लेवल होता है, तो स्टूडेंट को उस टाइम क्या करना चाहिए कि इसमें जो है कि ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप होना चाहिए उनका हाई स्कूल लेवल पे, ठीक है। ताकि उनको मोटिवेटेड रहे और वो क्या करें, जब अपना कंप्लीट करें तो वो आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए क्या हो, ऐसे झिझके नहीं और सीधे ही ज्वाइन करें। मतलब हाई स्कूल लेवल पे कह रहा है कि हाई स्कूल लेवल पे हमें एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप शुरू करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, द सैलरी लेवल्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस शुड बी इंक्रीज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है उनकी हमें सैलरी लेवल को क्या करना चाहिए, सैलरी लेवल को इंक्रीज करने के लिए कह रहा है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों पॉइंट में से, इन दोनों पॉइंट में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम कह सके हाँ भाई अगर हम ऐसा करें
तो ये हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ देखिए जरा, सेकंड पॉइंट तो कोई क्या नहीं है, इसका कोई वाजिब कारण नहीं बनता। ठीक है, कि सैलरी इंक्रीज करेंगे तो उनको लालच आएगा और वो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये हमारा वीक पॉइंट हो जाएगा। हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगा, यही पहला वाला होगा कि हमें जो है हाई स्कूल लेवल पे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप देना चाहिए, जिससे वो क्या करते हैं, उनके जो है कि अगर पहले से ही उनको इस प्रकार की आदत रहेगी तो मोटिवेटेड रहेंगे वो। ठीक है, तो हाई स्कूल लेवल पे क्या करना चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप शुरू करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए जरा, इसको पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट almost 90% students from a premier college in India end up settling in foreign country for nearly thrice the salary drawn in India। ठीक है, कि मतलब हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार क्या होता है कि एक जो प्रीमियर कॉलेज होता है, प्रीमियर कॉलेज का मतलब होता है एक अच्छा खासा कॉलेज होता है, जहाँ जो स्टूडेंट जो है अच्छे स्टूडेंट जहाँ के क्या होते हैं, पास होते हैं। पास होने का मतलब है कि अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, प्रीमियर कॉलेज वही हो गया। ठीक है, कि वहाँ के जो लगभग 90% जो स्टूडेंट क्या है, वो विदेश में मतलब दूसरे फॉरेन में जाके यहाँ से ज्यादा तिगुनी जो है सैलरी पाते हैं। ठीक है, थ्राइस द सैलरी ड्रॉन इन इंडिया, मतलब कि जो पढ़ इंडिया में रहे हैं, इंडिया का एक अच्छा खासा कॉलेज है, यहाँ के जो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट है वो बाहर जो है फॉरेन कंट्री में जाके जो है तिगुनी जो है क्या पाते हैं, सैलरी पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो यहीं क्यों काम नहीं करते भाई, यहाँ अगर इंडिया के कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यहीं क्यों जॉब नहीं करते, वो बाहर क्यों जाते हैं। बाहर जाने का कारण क्या है उनका, उनको बाहर जाने का कारण ये कि इंडिया में जो उनको सैलरी मिली है उसकी थ्राइस 3 गुनी सैलरी उनको कहाँ मिलती है, जो है फॉरेन कंट्री में मिलती है। इसलिए वो यहाँ से कहाँ चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, बाहर चले जाते हैं। अब इस पर एक्शन क्या ले सकते हैं, तो ये इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन शुड पे सैलरी टू स्टूडेंट फ्रॉम दिस कॉलेज विच आर एट पर विद द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब यहाँ की कंट्री, जो हमारी कंट्री की जो कंपनीज है, वो क्या कर रहा है कि जो इस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, जहाँ से ये स्टूडेंट निकलते हैं, उनको जो है जहाँ वो फॉरेन में काम करते हैं ना, फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके बराबर उनको जो है इंडिया में ही क्या देना चाहिए, सैलरी देना चाहिए। पहले पॉइंट का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है वो इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए ना जाए, उसी के लिए क्या करना चाहिए उन्हें कि जो फॉरेन के बराबर की जो सैलरी उनको इंडिया में ही दे दो, तो बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सिग्निंग ऑफ अ बॉन्ड विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम टेकिंग अ जॉब एनी फॉरेन कंट्री शुड बी मेड मैंडेट बाय द गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक बॉन्ड जारी करना चाहिए जिसपे वो स्टूडेंट साइन करें, और साइन बॉन्ड में क्या लिखा रहेगा, बॉन्ड में लिखा रहेगा कि वो जो है फॉरेन कंट्री में नौकरी नहीं करते, उन्हें पढ़ने के बाद इंडिया में ही जॉब करनी चाहिए। तो भाई क्या आपको क्या लगता है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट में से हमें क्या लेना चाहिए, क्या पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है। ठीक है, तो भाई ना तो ये पॉइंट स्ट्रांग है ना ही ये पॉइंट स्ट्रांग है। ठीक है, हम ये भी नहीं कर सकते, ये तो भाई कहाँ कोई वो ही नहीं होगा कि उनको यहीं उसके बराबर वेतन दे दें। ठीक है, और वो बाहर ही ना जाए, दूसरा ऐसा कोई होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा फॉलो करेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। चलो, सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलें। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड पर 1000 पीपल इन इंडिया विच इज अ की इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर लोअर देन मेनी अदर नेशन विच आर थॉट टू बी पुअरर दैट देन इंडिया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि भारत में जो ये हमारा जो इंडिया है, इस पे जो एक 1000 पीपल पे जो अस्पताल के जो बिस्तरों की संख्या है, वो क्या है, इंडिकेटर होता है। की इंडिकेटर क्या होता है भाई, हम किसी हॉस्पिटल की जो है क्षमता का पता कैसे लगाते हैं कि उस हॉस्पिटल में जो है बेडों की संख्या क्या है। तो कह रहा है कि इंडिया में जो एक 1000 पीपल इन इंडिया हॉस्पिटल बेड की संख्या कितनी है, 1000 पीपल इन इंडिया, जो कि की इंडिकेटर है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो इसका पता लगाती है। क्या कह रहा है कि अन्य देशों की तुलना में क्या है, ये बहुत कम है। ये 1000 बेड जो क्या है और देशों की समय क्या है, बहुत कम है, जिससे जिन्हें भारत की तुलना में क्या है, गरीब माना जाता है। मतलब यहाँ देखिए, हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार, भारत में प्रति 1000 लोगों पर अस्पताल के बिस्तरों की संख्या, 1000 लोगों पर बिस्तरों की संख्या। ठीक है, और यही क्या होता है, ये जो हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। मतलब ये 1000 जो बेड है हमारे इंडिया में क्या है, ये और देशों की तुलना में क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब इस पे एक्शन क्या माना जा रहा है, क्या एक्शन ले सकते हैं आप। पहला क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ इंपोर्टिंग कॉस्टली मेडिसिन शुड बी बोर्न बाय द स्टेट। कह रहा है कि जो महंगी दवाओं को जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका जो खर्चा है वो स्टेट को वहन करना चाहिए। या फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इंसेंटिव शुड बी गिवन टू इनकरेज एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इनटू बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके जो निर्माण के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो प्राइवेट जो हमारे जो प्राइवेट जैसे हॉस्पिटल हो गए या प्राइवेट एरिया के जो वो लोग होते हैं उनको जो हमें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो क्या करे, यही बेडों की क्षमता को अपने इंडिया में ही बढ़ा दे। ठीक है, पहले में तो कह रहा है कि जो हमें जो है महंगी दवाओं, देखो भाई लोग इलाज कराएं, लोग इलाज कराएं और महंगी दवाएं जो भी वहां हॉस्पिटल से दिया जाए और उसका वहन स्टेट खुद करे। दूसरा कह रहा है कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि वो जो है यही हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को यही मजबूत कर सकें। ठीक है, तो आप दोनों, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है भाई। ये देखो ये तो गलत, ये तो नहीं हो सकता है, तो सीधे ही लग रहा है कि वीक पॉइंट है। ठीक है, स्टेट के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए मेडिसिन, ये तो कहीं पर नहीं, लेकिन हाँ ये सही है कि जो हमारे प्राइवेट इस एरिया में आना चाहिए और जो इसमें क्या करते हैं, निवेश करते हैं, उन्हीं को हमें क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए ताकि वो यहीं को क्या करा दें, बेड की क्षमता यही बढ़ा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, ये हो जाएगा। आप साथ साथ में हिंदी में भी पढ़ता रहेगा, मैंने आपको कल बताया था अगर इंग्लिश में दिक्कत होता है हिंदी में ही कीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपका एग्जाम में भी पर्टिकुलर टाइम पे जो है वैसे भी क्या रहेगा, ऊपर इंग्लिश में रहेगा, नीचे हिंदी में दिया रहेगा। अगर इंग्लिश में दिक्कत आती तो हिंदी में जरूर पढ़िएगा और यहाँ से क्या आता है आपका आंसर बिल्कुल 95 या 98% का होता है, सटीक आ जाता है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देख लीजिए जरा क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए जरा इसको आराम से। नियरली 26% of all engineering graduates have been left unemployed owing to serve recession worldwide। कह रहा है कि मतलब दुनिया भर में जो है मंदी के कारण लगभग 26% जो लोग क्या हैं, कहाँ से, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जो, वो क्या हो गए हैं, रिसेशन, जो दुनिया भर में रिसेशन हुआ उसके कारण क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। यहाँ देख लीजिए, दुनिया भर में गंभीर मंदी के कारण स्नातक किए गए सभी इंजीनियर में से लगभग 26% क्या है, बेरोजगार हैं। जो भी हमारे ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग के उनमें 26% क्या है, बेरोजगार हैं। अब वो कह रहा है कि जब बेरोजगार है तो इस पे गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑल द अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट शुड बी एडवाइज टू टेक अप जॉब्स इन फॉरेन कंट्री। कह रहा है कि जो सभी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं, जो सभी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं उनको जो है फॉरेन कंट्री में क्या ले लेना चाहिए, जॉब लेना चाहिए। उनको ऐसी सलाह दी जाती है। ठीक है, ये तो कह रहा है कि उनको सलाह दी जाती है, एडवाइस दिया जाता है कि वो क्या करें, फॉरेन कंट्री में जाके जॉब कर ले। या फिर दूसरा लिखा हुआ है, द अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट शुड बी एडवाइज टू टेक अप जॉब्स ओनली आफ्टर द रिसेशन इज ओवर। क्या करें कि जो दो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है उनको जो है सलाह दी जाती है कि उनको जॉब मिलेगी कब, जब रिसेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या मिलेगी, उनको नौकरी मिलेगी। तो ठीक है भाई, ये हमारे स्टेटमेंट रहा, ये हमारे क्या रहा, एक्शन रहा। तो भाई क्या आपको क्या लगता है, देखो ना तो पहला वाला हो सकता है ना दूसरा वाला हो सकता है। हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि आप दूसरे कंट्री में चले जाए जॉब करने के लिए, या फिर हमें ये भी नहीं बोल सकते कि जब हमारा रिसेशन खत्म होगा तब हमको आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, सरकार को कोई सा ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन भी क्या कर सकें और अनएम्प्लॉय से क्या हो जाए, उनको एम्प्लॉय मिल जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है भाई, ये देखो जरा, ये जो कोरोना काल है ये भी क्या एक रिसेशन ही समझ लो। दुनिया देखो 5 से 7 महीने के लिए क्या हो गई थी, बिल्कुल ठप हो गई थी। तो उस टाइम क्या हो गया था कि अधिकतर बहुत लोग ऐसे हुए कि हमारी कंट्री में भी क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि सिचुएशन जो है आज पे बिल्कुल सटीक बैठता है जो हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पढ़ लीजिए जरा क्या कह रहा है, आपको मैं टाइम देता हूँ 30 सेकंड का, देखिए जरा। यहाँ देखिए स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट एयरलाइन हैज बीन मेकिंग ह्यूज लॉसेस इवन अ प्राइवेट एयरलाइन कंटिन्यू टू प्रॉपर एंड मेक सब्सटेंशियल प्रॉफिट। कि जो गवर्नमेंट एयरलाइन है वो हैज बीन मेकिंग अ ह्यूज लॉसेस, उसको क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, एक लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है, जो सरकारी एयरलाइन है उसको लगातार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जबकि जो प्राइवेट एयरलाइन है वो प्रॉपर क्या है, प्रॉपर और सब्सटेंशियल में क्या कर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनको लगातार क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और जबकि गवर्नमेंट जो एयरलाइन है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
ठीक है। तो अगर ये एक स्टेटमेंट है तो इस पे क्या एक्शन होना चाहिए, यहाँ देखिए पहला कह रहा है ऑल द प्राइवेट एयरलाइंस शुड बी बैन फ्रॉम द ऑपरेशन इन द कंट्री। कह रहा है कि सभी प्राइवेट जो एयरलाइन है उनको बैन कर देना चाहिए। भाई ऐसा तो कभी नहीं होगा और ये भी गलत बात है, ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो पहला ही हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगला कह रहा है द गवर्नमेंट एयरलाइंस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज पैसेंजर फेयर सिग्निफिकेंटली इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। कह रहा है कि जो हमारा गवर्नमेंट एयरलाइन है उसको अपने फेयर बढ़ा देने चाहिए। फेयर बढ़ाने देने का मतलब है कि हवाई जहाजों को जो है वो करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह क्या करें, चक्कर मारे। कि दिल्ली से बंबई गए, बंबई से दिल्ली आए, तो लगातार एक दिन में 3 से 4 वो क्या करें, फेयर बढ़ा दे अपने। तो ये भी क्या होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है, एयरलाइन शुड बी इंस्ट्रक्टेड, उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि आप अपने जो पैसेंजर फेयर को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दीजिए, जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। तो भाई ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, पढ़िए जरा इसको फटाफट। मैनी प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन वायलेटिंग गवर्नमेंट डायरेक्टिव एंड हैव बीन चार्जिंग मोर फी देन स्पेसिफाई लिमिटेड। बिल्कुल आज की स्थिति में मिलता जुलता क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो कई प्राइवेट स्कूल हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो सरकारी जो गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन है उनको क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। एंड हैव बीन चार्जिंग मोर फी, और क्या करते हैं, जितना सरकार द्वारा जो है स्पेसिफाई किया गया उससे ज्यादा फीस क्या है ये वसूल रहे हैं, ठीक है। जितनी स्पेसिफाई, जितना लिमिट सरकार ने बताया हुआ है उससे ज्यादा फीस क्या कर रहे हैं, वसूल रहे हैं। तो इस पे क्या एक्शन होना चाहिए, यहाँ देखिए पहला कह रहा है द गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई सच स्कूल्स। गवर्नमेंट को ऐसे स्कूल को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड स्टैंड एक्शन अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ क्या लेना चाहिए, एक सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा एक्शन कह रहा है गवर्नमेंट शुड नॉट लिमिट स्कूल फीस। गवर्नमेंट को जो है स्कूल फीस को लिमिट को फिक्स ही नहीं करना चाहिए। एंड कीप इट फ्लेक्सिबल फॉर द स्कूल टू डिसाइडेड, और ये स्कूल को ही क्या कर देना चाहिए, उनको ही अधिकार दे देना चाहिए कि वही डिसाइड कर ले कि उनको कितना फीस लेना है। तो भाई दूसरा वाला पॉइंट तो क्या है, बिल्कुल वीक है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हाँ ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्कूल को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, एक कार्रवाई करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए जरा इसको फटाफट। यहां देखिए a large number of patients admitted in a particular hospital have been diagnosed with a serious contagious disease। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां क्या हो रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट क्या हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, ठीक है। एक कोई गंभीर, एक जो बीमारी हुई है, यहाँ देखिए जरा, सीरियस डिजीज, एक गंभीर बीमारी हुई है। क्या है, गंभीर संक्रामक डिजाइज। यहाँ देखिए जरा हिंदी में पढ़िए, जो एक गंभीर बीमारी हो गई, एक अस्पताल में क्या हो रहे हैं, वो लोग भर्ती हो रहे हैं, ठीक है। एक विशेष अस्पताल में भर्ती मरीजों की एक बड़ी संख्या में एक गंभीर संक्रामक बीमारी का निदान किया गया है। मतलब कि एक कोई हॉस्पिटल है, वहां जो है कई मरीज ऐसे हैं जिनमें जो है एक गंभीर बीमारी, एक सीरियस डिजीज का क्या किया गया, निदान किया गया। का मतलब है कि उसका वो मिला गया है उन लोगों में कि उनमें एक गंभीर बीमारी है, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को आज के टाइम पे भी ले सकते हैं कि आप हमारा जो कोरोना है इसको लेके क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं कि जो लोग हैं शायद कि कोरोना पेशेंट है और हॉस्पिटल में क्या है, ये तो एक हॉस्पिटल की बात कर रहा है कि वहां भर्ती है, ठीक है। अब यहाँ इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, एक्शन क्या होना है, अगर किसी हॉस्पिटल में ऐसे मरीज पाए जाते हैं कि जो एक गंभीर बीमारी से क्या है, ग्रसित हैं, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब हो गया कि जो दूसरों में क्या होती है, फैलती है, ठीक है। तो इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहा है दीज पेशेंट शुड बी इमीडिएटली इविक्टेड फ्रॉम द हॉस्पिटल फॉर फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। कह रहा है कि ऐसे दीज पेशेंट, इन पेशेंट को सीधे ही हॉस्पिटल से बाहर कर देना चाहिए, ताकि जो है ये जो है किस डर से, फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ की डिजीज औरों में ना फैले, इसलिए उन मरीजों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए। इन रोगियों को बीमारी फैलने के डर से तुरंत अस्पताल से बाहर निकाल देना चाहिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा एक्शन क्या कह रहा है, दूसरा एक्शन कह रहा है कि द हॉस्पिटल शुड मेक अप्रोप्रिएट क्वारंटीन अरेंजमेंट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज। हॉस्पिटल को जो है इस बीमारी को जो है फैलने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और उनको जो है क्वारंटीन करने की व्यवस्था करनी चाहिए कि आप उन मरीजों को क्या कर दीजिए, मरीजों को ही क्वारंटीन कर दें,
ताकि ये बीमारी आगे फैले ही नहीं। तो भाई पहला वाला पॉइंट तो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बीमारी फैलने, आज के टाइम पे लगे भाई कोरोना किसी मरीज में है तो क्या हम उस मरीज को ऐसे बोल देंगे कि आप हॉस्पिटल से भाग जाइए, यहाँ औरों पे फैल सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे मरीजों को क्वारंटीन करने की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो बीमारी है उसको इस फैलने से रोका जा सके। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है ना भाई, आ रहा है समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई पढ़िए इसको जरा फटाफट, क्या कह रहा है। Many complaints had been registered lately by the commuters regarding unavailability of the railway ticket during the peak traveling season। यहाँ देखिए जरा, रेलवे के जो है पीक ट्रेवलिंग किसको बोलते हैं, ऐसा सीजन जिसमें यात्री बहुत अधिक क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे दिवाली लगा लिया, आप कोई भी फेस्टिवल लगा लिए, ऐसे इस टाइम पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, काफी पीक जो है टाइम होता है, सीजन होता है। और कह रहा है कि पीक ट्रेवलिंग सीजन के दौरान क्या होता है कि रेलवे जो टिकट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और इस उसके लिए यात्रियों के द्वारा क्या गई, शिकायत दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ देखिए, पीक ट्रेवल सीजन के दौरान रेलवे टिकटों की अनुपलब्धता के बारे में यात्रियों द्वारा हाल ही में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। ठीक है, अब जब शिकायतें दर्ज की गई तो इस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो पहला जो एक्शन है वो कह रहा है, द कम्यूटर शुड बी एडवाइज टू डिफर दियर ट्रेवल प्लान्स टिल द पीक सीजन गेट्स ओवर। भाई क्या कह रहा है कि जो कम्यूटर्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है, उनको सलाह दी जाती है कि वो क्या करें, पीक सीजन खत्म होने तक यात्रियों को कहते हैं कि आप यात्रा ना कीजिए, कि जब पीक सीजन चल रहा है आप यात्रा ना कीजिए। ठीक है, अगर आप यात्रा नहीं करेंगे तो टिकट भी क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। तो भाई ये तो बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो गलत बात है। ठीक है, हो ही नहीं सकता है तो बिल्कुल वीक पॉइंट है, ऐसे कहाँ होगा। दूसरा क्या कह रहा है, रेलवे शुड ट्राई टू अकोमोडेट एज मेनी कम्यूटर्स एज पॉसिबल बाय एडिंग एक्स्ट्रा कोचेस टू द ट्रेन। कह रहा है कि जो रेलवे को क्या करना चाहिए, जो हमारी ट्रेन चल रही है उसमें क्या करें, एक्स्ट्रा से कोच क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा कोच को ऐड करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक यात्री क्या कर सके, यात्रा भी कर सके और उनको जो है टिकट की जो है क्या ना हो, कमी भी ना हो, टिकट भी मिल जाए। तो इसका उन्होंने सॉल्यूशन क्या बजाय कि रेलवे को क्या करना चाहिए, रेलवे को करना ये चाहिए कि एक्स्ट्रा कोचेस को ऐड करना चाहिए। तो बिल्कुल भी जो सेकंड पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो पे टिक करेंगे। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ लीजिए इसको आराम से। यहां कह रहा है, लीडर ऑफ ए ट्रैवल कम्युनिटी रेजिडेंस नियर अ प्रपोज्ड हाईवे प्रोजेक्ट हैज गिवन एन एप्लीकेशन expressing his community's opposition to construction of the highway through their residential area। कि एक कोई लीडर है, ठीक है, लीडर क्या है, लीडर ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी के एक लीडर है, एक नेता है। उन्होंने क्या किया कि एक प्रस्तावित जो रेल राजमार्ग परियोजना थी, ठीक है, एक प्रस्तावित क्या थी, प्रपोज हाईवे प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दिया है। और उसने उसमें रीजन क्या बताया, उसने कहा कि ये जो यहाँ देखिए जरा, कि उन्हें रीजन बताया कि हमारे आवासीय क्षेत्र से होके जाता है। ठीक है, प्रपोज हाईवे प्रोजेक्ट हैज गिवन, एक एप्लीकेशन दिया है, अपनी जो कारण उसने जो उसमें बताया है कि उसने कहा कि हमारी कम्युनिटी ने अपोजिशन किया है कि जो ये हाईवे है ये कहाँ से गुजर रहा है, हमारे रेजिडेंशियल से गुजर रहा है, तो हमें इस हाईवे को जो है रुकवाना है। ठीक है, मतलब यहाँ हिंदी में पढ़ लीजिए कि एक प्रस्तावित राजमार्ग परियोजना के पास रहने वाले एक आदिवासी समुदाय के नेता ने क्या किया, एक एप्लीकेशन दिया है और आवासीय क्षेत्र के माध्यम से कि अपने समुदाय का विरोध व्यक्त करते हुए एक आवेदन किया है कि भाई इस हाईवे को यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे क्षेत्र से होकर गुजरता है। ठीक है, अब जब ये उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कह रहा है कि आपको इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, आपके क्या विचार हो सकते हैं। तो भाई पहला कह रहा है, गवर्नमेंट शुड कन्वेंस द ट्राइबल कम्युनिटी, गवर्नमेंट को जो है ट्राइबल कम्युनिटी को कन्वेंस करना चाहिए, स्टेटिंग द फैक्ट दैट, यह फैक्ट बताते हुए दैट बिल्डिंग ऑफ द हाईवे, जो कि जो हाईवे का निर्माण हो रहा है, वुड ब्रिंग डेवलपमेंट इन दियर एरिया, हाईवे बढ़ने से क्या होगा, उनके जो एरिया है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यही तो कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो है उस समुदाय के लोगों को समझाना चाहिए, क्या समझाना चाहिए कि जब ये हाईवे बनेगा तो इससे क्या होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये तो ऐसा करना ही चाहिए। तो पहला पॉइंट हो रहा है। दूसरा कह रहा है
गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इंस्टॉल द हाईवे प्रोजेक्ट इन रिस्पॉन्स टू द रेजिडेंस अफेक्टेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। कि मतलब सरकार को जब कह रहा है कि सरकार को जो जनजातीय समुदाय के प्रतिरोध के जवाब में क्या कर देना चाहिए, जो उनको मिला हुआ है कि बोला कि उस प्रोजेक्ट को तुरंत रोक देना चाहिए। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकते। क्या करना चाहिए हमें, सरकार को उसे समझाना चाहिए कि भाई इससे क्या होगा, आपका क्षेत्र का क्या होगा, विकास होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है ना भाई, आ रहा है समझ में। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और ये हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है, पढ़िए जरा आगे क्या कह रहा है। मोर एंड मोर फार्मर्स हैव बीन शिफ्टिंग टू कल्टीवेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस रादर देन द राइस ईटन डेली बाय पीपुल एज एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस हेल्प देम अर्न मोर प्रॉफिट। यहां देखिए, ज्यादा से ज्यादा किसान क्या कर रहे हैं, रोजाना खाए जाने वाले चावल के बजाय, रोजाना खाए जाने वाले चावल के बजाय, ठीक है, निर्यात गुणवत्ता वाले चावल की खेती कर रहे हैं। मतलब जो चावल जो है क्या डेली खाया जाता है, उसके बजाय क्या कर रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस होता है, यहाँ देखिए जरा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो राइस होता है उसकी जो है क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। क्योंकि, और इसका रीजन क्या बताया, रीजन ये बताया है क्योंकि निर्यात गुणवत्ता वाले चावल उन्हें अधिक लाभ करने माने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कि जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया हुआ राइस है उसको इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं वो, क्योंकि क्या करता है वो, ज्यादा प्रॉफिट उनको देता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आया। क्या कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो अधिकतर जो किसान है वो क्या कर रहे हैं कि जो चावल रोज खाए जाते हैं, रोजाना खाए जाने वाले चावल के बजाय क्या कर रहे हैं, उस चावल की खेती कर रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस चावल की खेती कर रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि वो एक्सपोर्ट वाले चावल को इसलिए उसका खेती करें क्योंकि वो क्या देता है, किसानों को क्या करता है, ज्यादा प्रॉफिट देता है। तो भाई अब वो आपका स्टेटमेंट ये हो गया, एक्शन ये हुआ। अब देखो भाई, आपसे चाहता ये है कि किसान क्या करें, उन्हीं चावल को बोए जिसको जो है डेली खाया जाता है, उसी चावल को क्या करें, उसी की खेती करें। तो भाई इस पे जो है आपको क्या एक्शन ले सकते हैं, आप क्या कहते हैं। कह रहा है स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द फार्मर। फार्मर के खिलाफ क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उनको बोलना चाहिए ग्रोइंग ओनली एक्सपोर्ट क्वांटिटी राइस इन दियर फील्ड, कि वो केवल उन्हीं उनको ग्रोइंग करें जो क्या है, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपने खेतों में केवल गुणवत्ता वाले चावल उगाने वाले किसानों के खिलाफ क्या करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। स्ट्रिक्ट एक्शन ये वाले जहां कहीं ऐसे शब्द आ जाए स्ट्रिक्ट वाला, तो वो तो कभी होगा ही नहीं। आगे कह रहा है प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ अदर क्वालिटीज ऑफ राइस शुड बी इंक्रीज। कह रहा है कि जो जिस क्वालिटी के चावल को वो बोना, जिसको जो डेली खाए जाने वाले जो राइस हैं, उस क्वालिटी के चावल के जो प्रोक्यूरमेंट प्राइस है उसको क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। भाई किसानों को हमें ये दूसरा सेकंड स्टेटमेंट, ये सेकंड जो एक्शन है वो ये कह रहा है कि जो खाने वाले चावल हैं, जो जिनको किसान उगाते हैं, उनके क्या कर दो आप प्राइस, उनको बोलो कि हम तुम्हारा प्राइस क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा कि सो एज टू मेक देयर कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल, कि जो ताकि उनका क्या प्रॉफिट क्या हो जाए, उनका प्रॉफिटेबल होगा, जो जिनको वो बो रहे हैं। मतलब चावल के गुणों को अधिक प्राप्य मूल्य बढ़ा देना चाहिए ताकि उनकी खेती में लाभकारी उपक्रम बनाए। मतलब जो किसान जिन चावल को बोने से कतरा रहे हैं, या जो खाए जाने वाले चावल हैं, उनका प्राइस हमें क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। किसानों को बोलना चाहिए कि हम तुमसे ज्यादा प्राइस में वो खरीदेंगे, तब क्या करेंगे, उसका उनको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, सेकंड जो हमारा एक्शन है बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, तो भाई ये हमारा जो है जो पीओ का मेन एग्जाम होता है उसमें इसी प्रकार के स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। ठीक है, तो आपने स्ट्रॉन्ग वाला लेना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा उसका क्या थॉट क्या काफी इम्पोर्टेंट वाला बने कि हाँ भाई ये जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, हम कुछ और क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।